वाको समुद्री डाकू और मकाऊ का उदय। क्या आप जानते हैं कि मकाऊ जैसा शानदार वैश्विक शहर किसी सम्राट की योजना का नहीं, बल्कि समुद्री लुटेरों की हिंसा और उनके अवैध नेटवर्क का परिणाम था। 16वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण चीन सागर पर राजाओं का नहीं, बल्कि वाको समुद्री डाकुओं का राज था। ये बौने समुद्री डाकू जापान और चीनी विद्रोहियों का एक जटिल मिश्रण थे, जिन्हें चीन के जियांगनान और झेजियांग जैसे इलाकों में तबाही मचा रखी थी। मिंग साम्राज्य के लिए ये एक महामारी की तरह थे, लेकिन पुर्तगाली साहसी यात्रियों के लिए ये वाको अनजाने में एक नए साम्राज्य के द्वारपाल बन गए। पुर्तगालियों का सुदूर पूर्व में आगमन इन अपराधी नेटवर्कों से गहराई से जुड़ा था। सन 1543 में जब पुर्तगाली पहली बार जापान के तानेगाशिमा पहुंचे तो उनकी मदद प्रसिद्ध वाको व्यापारी बिचौलिए वांग जी ने की थी। इन समुद्री डाकू नेटवर्कों की छाया में काम करते हुए पुर्तगालियों ने दक्षिण चीन सागर में एक आकर्षक लेकिन अवैध जगह ढूंढ ली। वे लामपकाऊ और शांगचुआन जैसे द्वीपों पर बने गुप्त पुराने बंदरगाहों पर व्यापार करते थे। वे चीन और जापान के बीच अनिवार्य बिचौलियों के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि चीन ने जापान के साथ सीधे व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा था। शुरुआत में मिंग साम्राज्य पुर्तगालियों से नफरत करता था। उन्हें क्रूर और चालाक अपहरणकर्ता माना जाता था, जिनके बारे में ये अफवाह थी कि वे बच्चों को पकाकर खाते हैं। इस छवि के कारण उन पर चीनी तटों पर आने का प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि सन 1540 और 1560 के बीच वाको संकट इतना बढ़ गया कि मिंग अधिकारियों को अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि वांग जी जैसे बड़े समुद्री डाकू नेताओं को तो मार सकते हैं, लेकिन व्यापार की मांग को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। सन 1554 के आसपास मकाऊ का समझौता इस संकट का एक व्यावहारिक समाधान बनकर उभरा। मिंग साम्राज्य ने पुर्तगालियों को एक निश्चित इलाका प्रदान किया ताकि समुद्री वाणिज्य को एक ही बिंदु से संचालित किया जा सके, साथ ही व्यापार पर निगरानी रखी जा सके और कर वसूला जा सके। इस सुदूर पूर्वी समाधान ने पुर्तगालियों को समुद्री डाकुओं के अड्डों से निकालकर एक औपचारिक दर्जा प्रदान किया। इस व्यवस्था ने मकाऊ को एक विश्व व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। हर साल पुर्तगाली महान जहाज कैंटन के मेलों से खरीदा गया चीनी कच्चा रेशम नागासाकी ले जाता और बदले में भारी मात्रा में जापानी चांदी लेकर लौटता। 16वीं शताब्दी के अंत तक यह निर्यात सालाना लगभग 22,500 किलोग्राम चांदी तक पहुंच गया था। विडंबना ये है कि वाको युग की अस्थिरता और हिंसा ने ही वह भू राजनीतिक शून्य पैदा किया जिसने मकाऊ को जन्म दिया। जो पुर्तगाली कभी समुद्री डाकुओं के साथी माने जाते थे, वे अंततः उस व्यवस्था के रक्षक बन गए जिसने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता ला दी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में